नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप पाटीदार। स्वागत है हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की पहली क्लास में। आज हम शुरू करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की मूल अवधारणाएं और शब्दावलियां, जिसमें राज्य व्यवस्था, संविधान और संविधानवाद पर चर्चा करेंगे। हालांकि भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत मुख्यतः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से होती है, जो हमारे इतिहास की फैकल्टी वाले सर हैं वो आपको पढ़ा देंगे। लेकिन जो ये क्लास है ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए रखी गई है, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे तब तक क्वालिटी आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए इन मूल अवधारणाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हम जो एडवांस बुक्स एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कहीं-कहीं उनकी भाषा बहुत ही जटिल होती है। जब तक हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर क्लैरिटी नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब सवाल है कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पढ़ना क्यों ज़रूरी है? तो इसका जवाब मिलेगा सिलेबस से। तो चलते हैं सिलेबस पर और देखते हैं कि क्या है सिलेबस। सिलेबस के पहले पाठ्यक्रम में देखें तो प्रारंभिक परीक्षा को लेकर, तो इसके चौथे पॉइंट पर देखते हैं तो भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायत, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे आदि ये टॉपिक दिए हुए हैं। अब सवाल है कि सिलेबस देखना क्यों जरूरी है? तो सिलेबस वो ब्रह्मास्त्र है जो हमें बताता है कि पॉलिटी हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। अगर हमें स्मार्ट स्टडी करनी है तो सिलेबस को साथ में रखना बहुत जरूरी। किसी भी परीक्षा की तैयारी में सिलेबस और पीवाईक्यू उसको क्रैक करने के लिए बैकबोन के रूप में कार्य करते हैं। तो अगर हम प्रीलिम्स में देखें तो ये है हमारा सिलेबस, जिसमें इन मुद्दों की बात की गई। मेंस की दृष्टि से देखें तो सामान्य अध्ययन के पेपर सेकंड में शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर बात करते हैं, जिसमें भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, इसमें कब संविधान लिखा गया, उसके इतिहास क्या है, इस पर लेकर बात करेंगे। विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, इसको लेकर हम बात करेंगे। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, इनकी चुनौतियां क्या है संविधान को लेकर, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उनकी चुनौतियां, इन पर लेकर हम बात करेंगे। विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, है ना, ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो शक्तियों का पृथक्करण है, उनको लेकर भी हम बात करेंगे। विवाद निवारण तंत्र संस्थान कौन कौन से हैं, उनको लेकर बात करेंगे। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, हम अमेरिका, इंग्लैंड और इन सभी संविधानों के साथ तुलना भी करेंगे। और संसद, राज्य विधायिका, संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय कौन कौन से हैं, इन पर लेकर भी हम बात करेंगे। कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय, विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक और अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका क्या क्या है, इनको लेकर भी हम बात करेंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, आरपीआई जो एक्ट है 1951, इनको लेकर चुनाव आयोग की क्या प्रणाली है, कैसे कार्य करता है, आचार संहिता, इन सबको लेकर हम इसमें देखेंगे। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकाय की शक्तियां और उनके कार्य और उत्तरदायित्व क्या क्या है, इनको लेकर भी हम हमारे पॉलिटी में बात करेंगे। सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय कौन कौन से हैं, सांविधिक कौन कौन सी है और विनायक में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल होती हैं और अर्धन्यायिक कौन कौन सी संस्थाएं शामिल होती हैं, ये सब हम हमारे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, देखेंगे। सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के लिए कारण उत्पन्न विषय। तो ये है हमारा मोटे मोटे तौर पर सिलेबस, और जिसको लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं अपने पहले प्रश्न पर कि राज्य व्यवस्था क्या है। व्यवस्था क्या है? तो राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था क्या है, तो इसकी शुरुआत एक कहानी से करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप 100 लोग एक अनजान टापू पर फंस गए हैं। वहां कोई पुलिस नहीं है, कोई जज नहीं है और कोई कानून भी नहीं है। शुरू के 2-3 दिन तो आपको बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन चौथे दिन क्या होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होगी वह दूसरों का खाना छीन लेगा, और जो कमजोर होगा वह डरेगा और सिमट कर कहीं बैठ जाएगा। तो यहीं से होता है व्यवस्था का जन्म।
जब आप 100 लोग बैठकर यह तय करेंगे कि खाना कैसे बटेगा, झगड़ा हुआ तो फैसला कौन करेगा, हम सबकी रक्षा कौन करेगा, तो यही समझौता है जो लिखित या अलिखित रूप में किया गया है। इस समझौते को लागू करने का जो तरीका है वही राज्य व्यवस्था है, यानी कि ये शासन चलाने की प्रणाली है। तो राज्य व्यवस्था का सीधा सा अर्थ क्या हो गया? शासन चलाने की प्रणाली। और आपने जो समझौता लिखित और अलिखित रूप में किया है उसी टापू का नाम संविधान है ना? तो संविधान क्या है? ये क्या है? एक लिखित और अलिखित समझौता है। जो आपने जो समझौता किया है वो संविधान है। और राज्य व्यवस्था क्या है? जो आपने जो तरीका अपनाया है वो राज्य व्यवस्था है। तो संविधान क्या है? यह एक रूल बुक है, नियमों का सेट है। तो संविधान को अच्छे से समझते हैं उदाहरण के रूप में। जो मेरे प्रिय शिक्षक हैं मैंने उनसे संविधान में पढ़ा था और वही मैं आपको उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूँ, जिसमें एक चरित्र का नाम है मुगेम्बो। तो कोई एक मोहल्ला है जिसमें मुगेम्बो रहता है और मुगेम्बो के सामने ये दिक्कत है कि वह पार्टी करना चाहता है। लेकिन मोहल्ले के नियम है कि रात 10 बजे के बाद तो मोहल्ले का गेट बंद हो जाता है और गेट तभी खुलता है जब इसके घर पर फ़ोन किया जाता है और इसके पिताजी से अनुमति ली जाती है। क्या अनुमति ली जाती है? कि भाई साहब आपका बेटा आया है रात की 12 बजे पार्टी-शार्टी करके, तो क्या आने दिया जाए कि ना आने दिया जाए? इसी डर के मारे मोगेम्बो क्या करता है कि 9:49 पर ही घर में घुस जाता है। इसको टीवी भी देखना है, यह चाहता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जब टेस्ट मैच शुरू हो तो ये देर रात तक 1 बजे उठकर मैच की शुरुआत करें और 10 बजे तक देखें। इसके पापा और इसके दादाजी ने मना कर रखा है कि रात के किसी भी हाल में टीवी नहीं चलेगा। टीवी पर पाबंदी है। मोगेम्बो को गुस्सा बहुत आता है। इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि अगर इस पर कोई बंदिश न हो तो यह बगल वाले पड़ोसी का जो लड़का है कातिया उसका सिर फोड़ दे। लेकिन इसके पिताजी और गुस्से वाले हैं। इसको पता है कि अगर ये कातिया का सिर फोड़ेगा तो इसके पापा इसका सिर फोड़ देंगे और 4 लोगों के सामने जूते से स्वागत भी कर देंगे। तो इसी डर के साथ मुगेम्बो क्या है, कातिया का सिर भी फोड़ नहीं पा रहा है। तो अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? अब आप ही बताइए कि अगर इसके पिताजी और इसके दादाजी का डर इसमें समाप्त हो जाए और रूल और रेगुलेशन इन्होंने जो बनाया है कि लेट से घर नहीं आना है, टीवी नहीं देखना है, लेकिन यह बोले कि भाई साहब आज से कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जब मन में आए तब जाओ, जब मन में आए तब आओ, तो क्या यह आएगा टाइम से? नहीं आएगा। अगर उन्होंने कह दिया है कि रात भर टीवी देख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है जहाँ पर जिसका मन चाहे जब टीवी देख लो, तो ये रात भर क्या करेगा? टीवी देखेगा, है ना? अगर इस पर कोई बंदिश नहीं होगी और यह घर में रोज पार्टी करेगा, गाना गाएगा, पड़ोसियों को परेशान करेगा, तो इसकी बात को लेकर पड़ोसी भी परेशान होंगे, है ना? तो अब सोचिए जरा कि कौन सी स्थिति आ जाएगी? अराजकता की स्थिति आ जाएगी ना? तो इसी बात पर अगर कोई नियम कानून नहीं बनाया गया और कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं रहे, तो यह आफत मचा देगा। कौन? मुगेम्बो। तो फिर क्या रूल रेगुलेशन जरूरी है कि नहीं? देखिए, रूल रेगुलेशन जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि अराजकता की स्थिति न आए। तो जरूरी है कि आप रूल रेगुलेशन जो है उनको थोड़ा माने। जैसे आप जहाँ रहते होंगे वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन होगा कि दूसरे की पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं करना है, पान मसाला गुटखा खाकर और मुंह से पिचकारी मारकर पब्लिक प्लेस को या दीवारों को गंदा नहीं करना है। तो यह लिख कर दिया गया है? तो नहीं दिया गया है। आपको कानून बनाकर भी नहीं दिया गया है। लेकिन आपसी सहमति से कुछ चीजें परंपरा में चली आ रही हैं। कहीं लिखे बिना आपके घर में भी एक कायदा कानून है कि आप बड़ों पर हाथ नहीं उठा सकते, है ना? उनसे बदतमीजी नहीं कर सकते। आप अपने बगल वाले घर पर भी पत्थर नहीं फेंक सकते। और अगर आप ऐसा करेंगे तो घर में आपकी पर्याप्त कुटाई होगी, यानी कि आपको सजा मिलेगी। एक छोटी सी व्यवस्था चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशन बहुत जरूरी। अगर यह नहीं होगा तो क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी, है ना? इसमें एक
छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि चलिए एक पार्क है मोहल्ले में, ये पार्क है नेहरू विहार का जहाँ आप रहते हैं। तो मोहल्ले के भी नियम है कि पार्क में इतनी बजे गेट बंद हो जाएगा, गार्ड है तो गार्ड को कितनी सैलरी दी जाएगी, इस पार्क में इतनी बजे एंट्री हो जाएगी, इस पार्क में गंदगी नहीं फैलाना है, रोड पर कचरा नहीं जमा करना है और किसी भी गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ना है। तो हर एक व्यवस्था कैसे चल रही है? तो हर एक व्यवस्था इस प्रकार से चल रही है कि उस पर कुछ न कुछ बंदिशें हों। तो देश कैसे चल रहा है? तो देश संविधान से चल रहा है। तो संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए देश जो राजनीतिक रूप से संगठित है उसका शासन चल रहा है। तो देश संविधान क्या है? एक दस्तावेज है, एक रूल बुक है जिसके जरिए राजनीतिक रूप से संगठित देश का शासन चल रहा है। राजनीतिक रूप से संगठित देश का शासन। राजनीतिक रूप से संगठित देश का जो शासन चल रहा है वही संविधान। जैसे कि मैंने कहा था कि रात भर पार्टी करेंगे तो पिताजी क्या कर देंगे? कुटाई कर देंगे। इसी प्रकार संविधान भी कहता है कि अगर किसी ने मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया तो जुडिशरी क्या कर देगी? उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी, फिर वह वैलिड नहीं रहेगा, भले ही वह सरकार ही क्यों ना हो। सरकार भी ऐसा नहीं कर सकती कि किसी भी नियम कायदे की धज्जियां उड़ा दे और उसके लिए कोई बैठा हुआ है, तो कौन है वह? सुप्रीम कोर्ट। तो प्रश्न यह है कि यहाँ हमने देखा कि छोटी से छोटी व्यवस्था कैसे चल रही है, तो ये कायदे कानून से चल रही है और ये कायदे कानून नहीं होंगे तो क्या होगा? अराजकता फैलेगी। हॉस्पिटल में आप जाते हैं, आप देखते हैं कि मरीज से मिलने के लिए एक एंट्री कार्ड मिलता है, एक पास मिलता है। तो वहाँ क्या होता है कि एक आदमी जब अंदर जाएगा मरीज से मिलने, फिर दूसरे को मिलना होगा। पहला मिलकर आएगा तभी तो दूसरा जाएगा ना। यह क्या है? कानून बना हुआ है। कानून नहीं लिखित तो नहीं है, परंतु एक नियम तो बना ही हुआ है जिसको फॉलो करना है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? जिसका मन आएगा वो जाएगा, जिसका मन होगा वो आएगा, तो फिर वह अस्पताल नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार स्कूल में भी रूल्स बने हुए हैं कि गार्जियन के आने पर ही बच्चों को हैंड ओवर करेंगे, उनको सौंपेंगे, नहीं तो नहीं सौंपेंगे। तो फिर यह क्या क्या होगा? ये कि बच्चा कोई भी लेकर चला जाएगा। तो हर जगह एक व्यवस्था की जरूरत होती है। इसी प्रकार एक देश को भी व्यवस्था की जरूरत है और उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसकी बात मानी जाए? आप ही बताइए, किसकी बात मानी जाएगी? तो संविधान की बात मानी जाएगी। मान लीजिए मैंने एक नियम बना दिया कि इस कक्षा में कोई भी आपस में बातचीत नहीं करेगा। चलो मैंने नियम तो बना दिया, लेकिन मेरी अथॉरिटी को आप मानेंगे? तब तो आप इस बात का कोई महत्व रहेगा। अगर मैंने कह दिया फिर भी आप लगे पड़े हैं बातचीत करने, तो फिर इस अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं है। तो कुछ तो सर्वोच्च होना चाहिए जिसमें आपकी और सबकी सहमति हो कि उस चीज को हम कभी भी डिनायर नहीं करेंगे, उसको पार नहीं करेंगे। पिताजी ने अगर कह दिया है तो पिताजी की बात को नहीं टालेंगे। तो एक सुप्रीम बॉडी होना चाहिए, तो वह कौन है? सर्वोच्च कानून है। सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान है। तो ओवरऑल देखें तो संविधान क्या है? ये सेट ऑफ लॉ है, यानी आधारभूत कानूनों का सेट भी है। तो संविधान क्या है? आधारभूत कानूनों का सेट है। तो यह आधारभूत कानूनों का सेट कैसा है? जो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, इसे हम मानेंगे और हमारी सबकी सहमति है, क्योंकि यह हमारे देश का संविधान है। और हमारा शासन किसके हिसाब से चल रहा है? तो संविधान के हिसाब से चल रहा है। तो संविधान ही वह आधारभूत और सर्वोच्च कानून है जिसके जरिए किसी देश का शासन चलता है। और कैसा देश है हमारा यह? तो यह राजनीतिक रूप से संगठित देश है। इसलिए कहा गया है कि भारतीय संविधान का निर्माण केवल सरकार के संचालन के लिए नहीं है, अपितु एक नवीन समाज के निर्माण के लिए किया गया है। इसलिए संविधान का मूल उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय की प्राप्ति भी है। तो आया संविधान आपके समझ में? ठीक है। अब एक सवाल आपके मन में आया होगा कि भैया संविधान क्या लोकतंत्र में ही होता है या लोकतंत्र के अलावा भी होता है?
तो संविधान हर जगह हो सकता है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, संवैधानिक सर्वोच्चता है, इसलिए संविधान सबसे ऊपर है। तो सवाल है कि क्या संविधान सिर्फ लोकतंत्र में हो सकता है? यह जरूरी नहीं। किसी भी देश में, किसी भी व्यवस्था में संविधान हो सकता है। तो आखिरकार संविधान है क्या? सर्वोच्च कानून ही तो है। और कानून किसी भी व्यवस्था में हो सकते हैं, चाहे वो राजतंत्र हो, जहां राजा की इच्छा ही सब कुछ हो। बाहुबली वाली माताजी शिवगामी कहती तो है कि यह मेरा वचन है और मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो यह माता शिवगामी का वचन ही संविधान है। तो सर्वोच्च कौन है? राजा का वचन, जो राजा की इच्छा है, वही सर्वोच्च है। जैसे राजा का मन बन गया है कि भाई जितने को भी गर्मी लग रही है उसको कंबल बांट दिए जाए। अब आप सोच रहे होगे कि राजा पगला गया है क्या? लेकिन मेरा वचन ही मेरा शासन, तो यही कानून है, यही संविधान है ना? तो संविधान किसके हिसाब से चल रहा है? तो यहाँ संविधान राजा के हिसाब से चल रहा है। धर्मतंत्र में जहाँ धर्म की और धार्मिक ग्रंथ ही सत्ता के केंद्र में, तो वहां धार्मिक ग्रंथ ही संविधान है। धार्मिक ग्रंथ में जो कहा गया है वही संविधान है। तो संविधान किसी भी व्यवस्था में हो सकता है, लेकिन जहाँ लोकतंत्र है वहां संविधान होगा ही। जहां केंद्र में जनता है वहां संविधान होगा। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में संविधान आमतौर पर आपको हमेशा दिखेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी और तंत्र में संविधान नहीं होगा, वहां पर भी संविधान हो सकता है। तो प्रश्न यह उठता है कि इस लोकतंत्र में संविधान का क्या काम है? संविधान सर्वोच्च है और शासन किसके हिसाब से चलेगा? तो किसी सरकार के हिसाब से चलेगा या संविधान के हिसाब से? आपको क्या लग रहा है कि इस देश का कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, है ना, और तो शासन किसके हिसाब से चलेगा? संविधान के हिसाब से चलेगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से? तो किसकी इच्छा से चलेगा? क्या वो मनमानी कर पाएगा? तो वो मनमानी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि संविधान है और यह सर्वोच्च है, जिसको मानना ही मानना है। तो शासन प्रणालियों के अगर विभिन्न रूपों को हम देखें और हमें समझे, तो हमें समझ में आएगा कि लोकतंत्र और संविधानवाद का एक रिलेशन है, और तब हमें समझ में आएगा कि संविधानवाद क्या है। तो हमें क्या देखना है कि शासन प्रणालियों के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। विभिन्न रूप, शासन प्रणालियों के विभिन्न रूप में देखें तो कौन कौन सी प्रणालियां हैं? तो राजतंत्र है, धर्मतंत्र है, अल्पतंत्र है। राजतंत्र, धर्मतंत्र, अल्पतंत्र है, कुलीन तंत्र है, और लोकतंत्र। ये क्या है? शासन प्रणालियों के विभिन्न रूप है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन राजतंत्र पर। ठीक। राजतंत्र यानी कि मोनार्की। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा की इच्छा ही सब कुछ होता है। राजा की इच्छा ही केंद्र में है, राजा जो भी कह दे वही कानून है। और हमने देखा कि शासन की जो 3 अंगे हैं कौन कौन से हैं, कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना? ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि जो 3 अंग हैं, सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इन शासन के तीनों अंगों में हम देखते हैं कि यहाँ पर राजतंत्र में, यहाँ राजा ही तीनों अंगों को चला रहा है, तीनों अंगों पर शासन कर रहा है। इन तीनों अंगों पर राजा ही राजा की शक्ति सर्वोच्च है।
तो राजा ने बोल दिया कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि राजा ने जो बोला वो है। इसका मतलब क्या है कि विधायिका राजा की कानूनी मतलब कि कानून निर्माण की शक्ति है। अगर किसी ने कहा कि इसको फांसी पर टांग दो, मतलब कि राजा का न्यायपालिका भी हुई, राजा ही वह फांसी की सजा दे रहा है, यानी कि वही सर्वोच्च कानून है और वही सर्वोच्च शक्ति है। कार्यपालिका तो है ही, इसी को तो एग्जीक्यूट करवाना है, क्योंकि राजा की इच्छा है, राजा का वचन ही राजा का शासन है। तो इस प्रकार राजतंत्र में राजा का वचन ही राजा का शासन है, ये देखने को मिलता है। अब बात करें धर्मतंत्र की, तो धर्मतंत्र में शासन प्रणाली का एक रूप है जिसे थ्रियोक्रेसी भी कहते हैं। धर्मतंत्र के सेंटर में धर्म है, जैसे लोकतंत्र के सेंटर में क्या होता है, लोग होते हैं, जनता होती है, वैसे ही धर्मतंत्र के सेंटर में धर्म है। इसका मतलब कानून क्या है, धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ धर्मतंत्र का केंद्र में होता है। यहाँ विधायिका का काम क्या होगा, जो धर्म कहता है। विधायिका जो कानून निर्माण का काम क्या होगा, विधायिका में जो धर्म कहता है वो कानून निर्माण का काम हो जाएगा। यहाँ धार्मिक ग्रंथ ही बताते हैं कि किसको क्या सजा दी जाएगी, क्या करने पर क्या पाप लगेगा और उसका जुर्माना क्या होगा। तो इसका मतलब न्यायपालिका भी धार्मिक ग्रंथ भी हो गई। और कार्यपालिका में कौन, जो धर्म गुरु है वही कार्यपालिका है ना। तो ये है सीधा सा धर्मतंत्र का अंत। और अब अगली बात करते हैं अल्पतंत्र की। तो अल्पतंत्र यानी ओलिगोक्रेसी। अल्पतंत्र का मतलब क्या हुआ, इसी को गुटतंत्र भी बोलते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि 6-7 लोगों का कोई गुट बना हुआ है और सत्ता की चाबी उन्हीं के पास है, जैसा वे चाहते हैं वैसी ये सत्ता चला सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, हम अल्पतंत्र कहते हैं। जैसे कि किसी विशेष धनी परिवार या शक्तिशाली व्यापारिक समूह द्वारा देश की नीतियों को नियंत्रित करना, तो ये क्या है, यह अल्पतंत्र है। ऐसे ही एक कुलीन तंत्र है। कुलीन तंत्र की बात करें तो कुलीन तंत्र एक परिवार होता है जो सबको हेय दृष्टि से देखता है ना। वह सबसे ऊपर खुद को रखता है, खुद को समझता है। वही कुलीन लोग सत्ता के केंद्र में हैं, वही सरकार चलाते, वही कानून बनाते हैं और वही सजा देते हैं। तो वह क्या है, कुलीन तंत्र है। उदाहरण स्वरूप देखें तो प्राचीन काल में एथेंस और रोम के कुछ कालखंडों में कुलीन तंत्र था। आधुनिक संदर्भ में देखें, जब किसी देश की पूरी शक्ति कुछ बड़े उद्योगपतियों या शक्तिशाली परिवारों के पास सिमट जाती है तो उसे आधुनिक कुलीन तंत्र कहा जाता है। इसी प्रकार लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में आपको पता होगा कि लोकतंत्र में जनता के हाथ में ही सब कुछ होता है। जैसे कि हम संविधान शुरू करेंगे तो क्या लिखा होगा कि हम भारत के लोग भारत को, है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये प्रस्तावना में लिखा है। परंतु हम जब संविधान शुरू करेंगे तो उसमें हम भारत के लोग भारत को, यानी किन लोगों की बात हो रही है, हम लोगों की बात हो रही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी की बात हो रही है। जहां जनता के लिए जनता के द्वारा बनाया गया तंत्र है ना, वो लोकतंत्र के रूप में हम देखते हैं। तो क्या इसमें सरकार की मनमानी होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि यहाँ संविधानवाद है जिसके केंद्र में संविधान है। संविधान अगर सर्वोच्च है तो इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार मनमानी नहीं कर सकती। तो चलिए समझते हैं संविधानवाद को, कि संविधानवाद आखिर है क्या। संविधान संविधानवाद क्या है, तो यह संविधान की सर्वोच्चता का विचार है। ये क्या है, ठीक है। तो संविधानवाद क्या है, संविधान की सर्वोच्चता का विचार है। तो संविधान की सर्वोच्चता कब होगी, हम देखते हैं कि ब्रिटेन में संविधान सर्वोच्च है। मान लीजिए कि किसी राजतंत्र में एक संविधान है
जिसमें राजा ने कहा कि भाई एक काम करो कि जितने भी लोग हैं 4 फीट के नीचे वाले जितने भी लोग हैं उनको फांसी दे दिया जाए। मंत्री जी आए दौड़ के बोले कि क्या बात कर रहे हो महाराज, ऐसा मत कीजिए। राजा ने आदेश दिया जो मैं बोल रहा हूं वो करो। तो फिर मंत्री जी ने कहा कि महाराज हमारे संविधान में ऐसा नहीं है, हमारे कानून में ऐसा नहीं है ना। कहता है कि 4 फीट के नीचे वाले को फांसी नहीं दे सकते, हमारे संविधान में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो इसी बात पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने जाकर फटकार लगाई और कहा कि अभी से कानून बदल दो, जहां भी तुम्हारा कानून लिखा हुआ है। तो आज से यही कानून है कि 4 फीट के नीचे से लोग राज्य में नहीं रहेंगे। तो आपने देखा कि राजतंत्र में कौन सर्वोच्च है, तो राजा सर्वोच्च है। यहाँ संविधान के होते हुए भी संविधान की कोई हैसियत ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि राजा मनमाना बिहेवियर कर सकता है, वह कुछ भी कर सकता है, और यदि राजा पागल हो जाए तो वो लोगों को जिंदा भी जलवा दे सकता है। तो यहाँ संविधानवाद का क्या अर्थ देखने को मिलता है कि संविधान सर्वोच्च होगा, केंद्र में होगा और ताकतवर होगा। इसका मतलब है कि सरकार मनमानी नहीं कर सकती, यानी कि सरकार के पास असीमित शक्ति नहीं है। तो संविधानवाद का एक अर्थ क्या हो गया कि सरकार के पास असीमित शक्ति नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि सरकार पर बंदिशें हैं, है ना। असीमित शक्ति नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सरकार पर बंदिशें हैं और सरकार को संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो संविधान का टॉपिक ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी भी है। तो आज के लिए इतना ही। संविधान का टॉपिक अभी और बचा है। अगली क्लास में हम संविधान के उपकरण कौन कौन से हैं इसको लेकर हम बात करेंगे कि संविधान के उपकरण में क्या कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ और संविधान पृथक्करण जैसे सिद्धांतों को हम समझेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।